क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सांस्कृतिक परिवर्तन। इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। चैप्टर को हम प्रथम भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद से परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किया। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। कुछ लोगों ने गांवों को छोड़ शहरों में रहने लगे। या कि रहने और कार्य करने की प्रणालियां अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। संस्कृत जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव है। समाजशास्त्रियों की समझ में सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिससे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप व व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। आपने पहले ही अध्याय में उन संरचनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन कर लिया है जिन्हें उपनिवेशवाद ने उत्पन्न किया। इस अध्याय में आप यह जानेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ आप दो परस्पर संबंधित घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये दोनों औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की जटिल उत्पत्ति। पहली घटना के संबंध 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं के सुनियोजित एवं सजग प्रयासों से संबंधित है। यह उन सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए था जो महिलाओं एवं निम्न जातियों के साथ भेदभाव करते थे। दूसरी घटना उन कम सुनिश्चित परंतु निर्णायक परिवर्तनों से जुड़ी हुई हैं जो सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए और जिन्हें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की चार प्रक्रियाओं के रूप में समझा जा सकता है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद की शुरुआत से पहले से ही होती रही, जबकि बाद की तीन प्रक्रियाएं वास्तव में भारत के लोगों की वह जटिल प्रक्रियाएं हैं जो उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों के कारण हुई। देखें आप 2.1 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए सुधार आंदोलन। ये फिगर देख लें आप। राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, सर सैयद अहमद खां। आप जान चुके हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें औपनिवेशिक भारत महसूस कर रहा था। आप संभवतः उन सभी सामाजिक पहलुओं से अवगत हों जिन्हें भारतीय समाज में सामाजिक कुरीति माना जाता था। उन सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज बुरी तरह से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध और जाति भेद कुछ इस प्रकार की कुरीतियां थी। ऐसा नहीं है कि उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में इन सामाजिक भेदभावों के विरुद्ध संघर्ष न हुए हों। ये बौद्ध धर्म के केंद्र में थे। कुछ प्रयत्न मुख्यतः भक्ति और सूफी आंदोलनों के केंद्र में भी थे। 19वीं सदी एवं समाज सुधारक आधुनिक संदर्भ एवं मिश्रित विचारों से संबद्ध थे। यह प्रयास पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचार एवं प्राचीन साहित्य के प्रतीक नई दृष्टि के मिले जुले रूप में उत्पन्न हुए। मिश्रित विचार। राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए न केवल मानवीय एवं प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित आधुनिक सिद्धांतों का हवाला ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्र का भी संदर्भ दिया। रानाडे ने विधवा विवाह के समर्थन में शास्त्रों का संदर्भ देते हुए दी टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जिसमें उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के नियम के अनुसार बताया। इस संदर्भ में उन्होंने वेदों के उन पक्षों का उल्लेख किया जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकृति प्रदान करते हैं और उन्हें शास्त्र सम्मत मानते हैं। शिक्षा की नई प्रणाली में आधुनिक और उदारवादी प्रवृत्ति थी। यूरोप में हुए पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन आंदोलन के उत्पन्न साहित्य को सामाजिक विज्ञान और भाषा साहित्य में सम्मिलित किया गया। इस नए प्रकार के ज्ञान में मानवतावादी, पंथनिरपेक्ष और उदारवादी प्रवृत्तियां थीं। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम की विवेचना की और उसमें स्वतंत्र अन्वेषण की वैधता इत्तिहाद का उल्लेख किया। उन्होंने कुरान में लिखी गई बातों और आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित प्रकृति के नियमों में समानता जाहिर की। कुंदकिरी वीरेशलिंगम की पुस्तक द सोर्स ऑफ नॉलेज में नव्य न्याय के तर्कों को देखा जा सकता है। उन्होंने जूलियस हक्सले द्वारा लिखे ग्रंथों को भी अनुवादित किया। समाजशास्त्र सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों
की रूपरेखा से जुड़े 3 पहलुओं की विवेचना की। संचार माध्यम, संगठनों का स्वरूप, विचारों की प्रकृति। नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज, रेल के आने से यह संभव हुआ। साथ ही रेल के वस्तुओं के आवागमन में नवीन विचारों की तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। इससे नए विचारों, नए प्रौद्योगिकी एवं संगठन जिन्होंने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। यह देखें आप, टेलीफोन और पोस्ट ऑफिस, ये सब चित्र हैं जो बताते हैं किस प्रकार से समाज परिवर्तनशील है। और देखिए, वीरेश लिंगम को भी जैसे पंख लग गए। भारत में पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों के विचार विनिमय मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से होने लगे। बंगाल के केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास का दौरा किया। पंडिता रमाबाई ने देश के अनेक क्षेत्रों का दौरा किया। इनमें से कुछ ने तो विदेशों का भी दौरा किया। ईसाई मिशन ने तो सुदूर क्षेत्रों जैसे आज के नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में भी गए। आधुनिक सामाजिक संगठनों जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। ये भारत में मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था थी। समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम से, जैसे अखबार पत्रिका के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। समाज सुधारकों द्वारा लिखे गए विचारों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उदाहरण के लिए विष्णु शास्त्री ने सन 1868 में इंदु प्रकाश ने विद्यासागर की पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रकाशित किया। ये देखें आप, विद्यासागर और ज्योतिबा फूले। स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में स्वचेतन गर्व के नवीन विचार आए। शिक्षा के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। यह महत्वपूर्ण है कि समाज सुधारक ज्योतिबा फूले, जिन्हें ज्योतिबा भी कहा जाता है, ने पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। सुधारकों ने एक मत होकर यह माना कि समाज के उत्थान के महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। उनमें से कुछ का ये भी विश्वास था कि आधुनिकता के उदय से पहले भी भारत में स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थी, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसका खंडन करते हुए माना कि महिला शिक्षा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त समूहों को ही प्राप्त थी। इस प्रकार महिलाओं को शिक्षा को न्यायोचित ठहराने के विचारों को आधुनिक और पारंपरिक दोनों ही विचारधाराओं का समर्थन मिला। सुधारकों ने आधुनिकता और परंपरा पर विस्तृत वाद विवाद भी किए। इस प्रसंग में ये जानना रोचक है कि ज्योतिबा फूले ने आर्यों के आगमन से पूर्व के काल को अच्छा माना, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के युग को गरिमामय माना। दूसरे शब्दों में 19वीं सदी में हो रहे सुधारों ने एक ऐसा दौर उत्पन्न किया जिसमें बौद्धिक तथा सामाजिक उन्नति के प्रश्न और उनकी पुनर्व्याख्या सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार के समाज सुधार का आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं थी, परंतु साथ ही अनेक महत्वपूर्ण असहमतियां भी थी। कुछ में उन सामाजिक मुद्दों की पर चिंता थी तो उच्च जातियों के, मध्यवर्गीय महिलाओं और पुरुषों से संबंधित थी, जबकि कुछ ने तो ये माना कि सारी समस्याओं का मूल कारण सच्चे हिंदुत्व के सच्चे विचारों का कमजोर होना था। कुछ के लिए तो धर्म में जाति एवं लैंगिक शोषण अंतर नहीं था। ये तो हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधार को वाद विवाद था। इसी तरह मुस्लिम समाज सुधारकों ने बहुविवाह और पर्दा प्रथा पर सक्रिय स्तर पर बहस की। उदाहरण के लिए जहां आरा शाह नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह की कुप्रथा के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार का बहुविवाह मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों में होता है, वह वस्तुतः कुरान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। ये शिक्षित औरतों की जिम्मेदारी है और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदारों को बहुविवाह करने से रोकें। बहुविवाह के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव से उर्दू भाषा के अखबारों, पत्रिकाओं आदि में बहस छिड़ गई। पंजाब से निकलने वाले महिलाओं की एक पत्रिका तहसीब ए निस्वान ने खुलकर बहुविवाह विरोधी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अन्य पत्रिकाओं ने इसका विरोध किया। समुदायों के भीतर इस तरह की बहस उन दिनों आम बात थी। उदाहरण के लिए ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। प्रतिवाद बंगाल में हिंदू समाज के रुग्णादियों ने धर्म सभा का गठन किया। उनकी तरफ से ब्रिटिश सरकार को एक याचिका भेजी गई। इस याचिका में मूलवादी हिंदुओं ने दावा किया कि सुधारकों को यह कोई अधिकार नहीं है कि वे धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। एक और दृष्टिकोण भी था जिसके अंतर्गत दलितों ने हिंदू रैली को पूर्वतः अस्वीकृत कर दिया।
उदाहरण के लिए फूले के विद्यालय में एक 13 साल की एक छात्रा मुक्ताबाई ने आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से 1852 में लिखा। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप देखें, विद्यार्थियों के लिए समाज सुधारकों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करें, जैसे कि किसने किस मुद्दे या समस्या पर काम किया, कैसे संघर्ष किया, किस प्रकार जागरूकता फैलाई, क्या उन्हें किसी प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा। वीरेशक लिंगम, पंडिता रमाबाई, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, सर सैयद अहमद खान और अन्य कोई भी। अब देखिए क्या क्या लिखती हैं मुक्ताबाई। हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित करते, हर उस मजहब को ये इंसान इस धरती से वंचित कर दे, हर उस मजहब के लिए एक जरा भी गुरूर को ये इंसान अपने जहन में ना रहने दे। हम संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण को किस प्रकार समझेंगे। इस अध्याय में इन चारों अवधारणाओं को संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण एवं पश्चिमीकरण का विभिन्न वर्गों में अध्ययन किया गया। जैसे जैसे हम अपनी विवेचना में आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि चारों अवधारणाएं कहीं न कहीं एक दूसरे संबंधित हैं और कई स्थितियों में एक साथ पाई जाती हैं। ये कई स्थितियों में अलग अलग ढंग से सक्रिय होती हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक जगह पर आधुनिक होता है, दूसरी भिन्न स्थिति में वह पारंपरिक भी होता है। इस प्रकार की स्थिति भारतवर्ष में तथा अन्य अनेक गैर पाश्चात्य देशों में स्वाभाविक है। लेकिन आप जानते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु प्राकृतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। जैसा कि आपने पुस्तक अध्याय 1 एनसीईआरटी से संदर्भित चीज़ें हमने सभी चीज़ें ली गई हैं, इसके लिए हम उसके आभारी हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना है कि औपनिवेशिक आधुनिकता में आंतरिक विरोधाभास था। उदाहरण के लिए पश्चिमी शिक्षा को लें। उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा के एक नए वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल नए मध्यवर्गीय भारतीयों ने पश्चिम के अनेक दार्शनिकों विचारों को पढ़ा जाना उनके उदार प्रजातंत्र के उदाहरण से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के एक नए रास्ते पर लाने का सपना देखा, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन ने भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी, तो इन मध्यम वर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक ज्ञान और मेधा पर गर्व जताया। इस प्रवृत्ति को आप 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में भी देख चुके हैं। आपको स्पष्ट होगा कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों को राह मिली, बल्कि परंपरा पर भी पुनर्विचार हुआ और इसकी पुनर्विवेचना भी हुई। आप देख लें यहाँ पर जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप, समाजशास्त्र में इनका अर्थ पढ़ने से पूर्व यह रुचिकर होगा कि आप कक्षा में या घर पर ही इन शब्दों का क्या अर्थ है इस पर विचार करें। पश्चिमी, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, सांस्कृतिक, क्यों? इस अध्याय को पढ़ने के बाद पुनः क्रियाकलाप, क्या आप इन शब्दों के सामान्य अर्थ एवं समाजशास्त्रीय अर्थ में कोई अंतर पाते हैं? इसकी चर्चा आप आपस में करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं कि लेकिन फिर भी औपनिवेशिक शासन ने भारतीय स्वाभिमान को चोट लगी, तो मध्यमवर्गीय भारतीयों ने पारंपरिक और मेधा पर गौर जताया। इस प्रवृत्ति को आप 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में भी देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देखें, इस अध्याय में आपको स्पष्ट होगा कि आधुनिकता के कारण न केवल नए विचारों का राह मिली, बल्कि परंपरा पर पुनर्विचार हुआ और पुनर्विवेचना भी हुई। संस्कृत और परंपरा दोनों का अस्तित्व सजीव है। मानव उन दोनों को ही सीखता है और साथ ही इसमें बदलाव लाता है। हम दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हैं, जैसे आज के भारत में किस प्रकार से साड़ी या जैनसेम या सरोंग पहना जाता है। पारंपरिक रूप से साड़ी, जो एक प्रकार का ढीला बगैर सिला हुआ कपड़ा होता है, को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से पहना जाता है। आधुनिक रूप में मध्यम वर्गीय महिलाओं में साड़ी पहनने के एक मानक तरीके का प्रचलन हुआ, जिसमें पारंपरिक साड़ी को पश्चिमी पेटीकोट और ब्लाउज के साथ पहना जाने लगा। भारत और संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता स्वतः प्रमाणित है। यह विविधता उन विभिन्न तरीकों को आकार देती है जिसमें आधुनिकीकरण या पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या पथ निरपेक्षीकरण विभिन्न समूहों के लोगों को अलग प्रभावित करते हैं प्रभावित नहीं करते हैं। इस पाठ के अगले पृष्ठ में आप देखें क्रियाकलाप, कुछ इस प्रकार के अन्य उदाहरणों का उल्लेख करें जो आप दिन प्रतिदिन जिंदगी में और व्यापक स्तर पर पाते हैं। चित्र देख सकते हैं आप किस प्रकार से दो संस्कृतियों को मेल कराता हुआ यह चित्र। विभिन्नताओं को देखेंगे। स्थानाभाव के कारण हम इसकी यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आधुनिकीकरण के उन जटिल पक्षों को रेखांकित करें, उनका विवेचन करें जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में लोगों को प्रभावित किया।
एक ही क्षेत्र में विभिन्न जातियों एवं वर्गों को प्रभावित किया। एक ही वर्ग अथवा समुदाय के संबंधित पुरुषों एवं महिलाओं को प्रभावित किया। हम संस्कृतिकरण की अवधारणा से शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने की वजह यह है कि सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद के प्रादुर्भाव के पहले से है और ये बाद में भिन्न भिन्न रूपों में जारी रही। यह 3 परिवर्तनों की प्रक्रियाएं जिनके बारे में हम संस्कृतिकरण के बाद चर्चा करेंगे। उपनिवेशवाद से उपजी परिस्थितियों से प्रचलन में आए। आधुनिक पश्चिमी विचारों जैसे स्वतंत्रता और अधिकार के बारे में जानने के फलस्वरूप भारतीय इन 3 परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव में आए। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद शिक्षित भारतीयों को अक्सर उपनिवेशवाद में अन्याय और अपमान का एहसास हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया में पारंपरिक अतीत और धरोहरों की तरफ वापसी की इच्छा की प्रवृत्ति भी देखी गई। इस प्रकार एक जटिल परिस्थिति का जन्म हुआ जिसमें भारत का आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण से सामना हुआ। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति एम श्रीनिवासन ने की। संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। इसके प्रभाव भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान व जीवन पद्धति से देखे जा सकते हैं। मूलतः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू समाज के अंतर्गत विद्यमान है। यद्यपि श्रीनिवास को गैर हिंदू संप्रदायों और समूहों में भी यह प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से यह पाया गया है कि यह प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग ढंग से होती है। जिन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सांस्कृतिक जातियां प्रभुत्वशाली हैं, उन क्षेत्र की संपूर्ण संस्कृति में किसी न किसी स्तर पर संस्कृतिकरण हुआ। जहाँ गैर संस्कृतिकरण जातियां प्रभुत्वशाली थीं, वहाँ की संस्कृति को इन जातियों ने प्रभावित किया। इस प्रक्रिया को, जिसे श्रीनिवासन ने विसंस्कृतिकरण की संज्ञा दी, इसे कारण अन्य क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कई सदियों तक 19वीं शताब्दी के 3/4 भाग तक पारसियों को प्रभुत्वशाली माना जाता था। श्रीनिवास का तर्क है किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसके परिस्थिति को स्थानीय जाति प्रसंस्करण में उच्चता की तरफ ले जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ उसका संपर्क होता है। परिणाम स्वरूप समूह में उच्च चेतना का भाव बढ़ता है। महान परंपराओं के यह स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कोई मठ हो सकता है अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। लेकिन तीव्र असमानता वाला समाज जैसे भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली, अनुष्ठान, ज्ञान आदि की निम्न जातियों द्वारा अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रिकॉर्ड है। बस तो पारंपरिक तौर पर उच्च जाति के लोग उन निम्न जातियों लोगों को दंडित करते थे जो इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस जुटा पाते थे। उदाहरण से आप उपरोक्त विचार को समझ सकते हैं। कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण में किया है कि कैसे एक दलित महिला संस्कृत की शिक्षक बनी। शायद यह एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें उन क्षेत्रों में जाने देता जिनमें एक लैंगिक परिस्थिति एवं जाति के आधार पर प्रवेश संभव नहीं था। शायद वो संस्कृत के ज्ञान के लिए इसलिए भी प्रेरित हुई ताकि वो मूल संस्कृत साहित्य में स्त्री और दलितों के बारे में कही गई बातों को जान सके। जैसे जैसे वे अपने अध्ययन में आगे बढ़ी, उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित है। साथ ही इसमें संरक्षित स्वीकृति से लेकर पूर्ण अस्वीकृति तक के पक्ष सम्मिलित है, जैसा कि वह कहती हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी जात को बोलने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यह प्रायः संभव है। इससे मुझे वो अनुभव याद आता है जो मैंने कहीं सुना था, जो जन्म से मिला हो और जो मरने के बाद भी नष्ट न हो, वह जाति है। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्तिगत सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूहों के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संदर्भ प्रारूप अधिकतर आर्थिक रूप में बेहतर होता है। दोनों स्थितियों में यह संकेत विद्यमान है कि जब व्यक्ति धनवान होने लगते हैं तो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को प्रतिष्ठित समूह भी स्वीकारने लगते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा भी अनेक स्तरों पर आलोचना की गई है। सर्वप्रथम इस अवधारणा की आलोचना में यह कहा जाता है कि इसमें सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति का सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है।
इस प्रक्रिया से कोई संरचनात्मक परिवर्तन न होकर केवल कुछ व्यक्तियों का स्थिति परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति असमानता पर आधारित सामाजिक संरचनाओं में अपनी स्थिति में सुधार कर लेते हैं, लेकिन इससे समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव समाप्त नहीं होते। दूसरा आलोचनात्मक पक्ष यह है कि इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति के लोगों की जीवन शैली निम्न है, अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक मान लिया गया है। तीसरी आलोचना है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। इससे संकेत मिलता है कि पवित्रता और अपवित्रता के जातिगत पक्षों को उपयुक्त माना जाए, और इसलिए ये लगता है कुछ जाति द्वारा निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक प्रकार का विशेषाधिकार। इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले समाज में समानता की कल्पना कठिन है। समाज पवित्रता अपवित्रता को कितना महत्व देता है। यद्यपि सुनार मुझसे ऊंचे दर्ज की जाती है, फिर भी हमारी जात में सुनारों से भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित है। हमें मानते हैं कि सुनार इतने लोभी होते हैं कि वे मल मूत्र से भी सोना ढूंढ निकालते हैं। वैसे तो जात में ऊंचे हैं, लेकिन वे हमसे ज़्यादा अपवित्र हैं। हम अन्य उच्च जातियों की को भोजन उन जातियों से भोजन नहीं लेते जो अपवित्र काम करते। धोबी जो गंदे कपड़ों को धोता है, तेली जो बीज को पीसकर तेल निकालता है। इससे पता चलता है कि कैसे भेदभाव उत्पन्न करने वाले विचार जीवन का अहम हिस्सा बन गए। समानता वाले समाज की आकांक्षा की बजाय वर्जित समाज एवं भेदभाव को अपने अपने तरीके से अर्थ देकर वर्जनीय पदों को स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में यह कि जिन्हें समानता का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वो भी अपने से नीचे वाले को भेदभाव के नजरिए से देखना चाहते हैं। इससे समाज में गहराई तक विद्यमान लोकतंत्र विरोधी सोच का पता चलता है। आप देखें, विद्यार्थियों के लिए क्रिया संस्कृतिकरण के भाग को गौर से पढ़ें। क्या आपको इस प्रक्रिया में जेंडर पर आधारित सामाजिक भेदभाव के सबूत दिखते हैं, जैसे कि यह प्रक्रिया महिलाओं को पुरुषों से अलग दर्शाती है? क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया पुरुषों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाती है, जबकि महिलाओं के लिए सत्य इससे विपरीत है? चौथी आलोचना में कहा गया जातियों के अनुष्ठान रिवाजों व्यवहारों में संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृत मिलने में लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में सबसे नीचे ढकेल दिया जाता है। इसके कन्या मूल्य के स्थान पर दहेज प्रथा और अन्य समूहों के साथ जातिगत भेदभाव इत्यादि बढ़ गए हैं। पांचवी, दलित संस्कृति एवं दलित समाज को मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न जाति के लोगों द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमनायक माना जाता है। उन कार्यों को सभ्य नहीं माना जाता जिन्हें निम्न जाति के लोग करते हैं। उनसे जुड़े सभी कार्यों जैसे शिल्प, तकनीकी योग्यता, विभिन्न औषधियों की जानकारी, पर्यावरण का ज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन संबंधी जानकारी इत्यादि को औद्योगिक एवं में गैर उपयोगी मान लिया गया है। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन एवं क्षेत्रीय स्वचेतना के विकास 20वीं शताब्दी में ऐसे प्रयासों को जन्म दिया है, जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं से संस्कृत के शब्दों और मुहावरों को हटा दिया गया। पिछड़े वर्गों के आंदोलनों का यह निर्णायक परिणाम यह हुआ कि जातीय समूह एवं व्यक्तियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्ष कारकों की भूमिका पर बल दिया जाने लगा। प्रभुत्व जाति की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि अब वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्गों से संबंधित लोगों की जाति पहचान बताने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि दूसरे और प्रभुत्व जाति सदस्यता प्रतिष्ठा का सूचक बन गई है। विगत वर्षों में ऐसी ही भावना दलितों में आई है, जो अपने को दलित बताने में प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। हालांकि दलित जाति समूहों में सबसे ज़्यादा गरीब एवं सीमांत लोग अपनी जातिगत पहचान के आधार पर क्षेत्रों में उनके दबे कुचले होने की क्षतिपूर्ति भी करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में उन्होंने कुछ प्रतिष्ठा एवं आत्मविश्वास अर्जित किया, अन्यथा वे भेदभाव एवं अपवर्जन का शिकार हैं। सोचने का तरीका, जॉन स्टुअर्ट मिल का लेख। ऑन लिबर्टी प्रकाशन के तुरंत बाद ही भारतीय महाविद्यालयों में इसे एक स्वीकृत साहित्य मान लिया गया। इस लेख से भारतीयों ने मैग्ना कार्टा के बारे में जाना और स्वतंत्रता और समानता के लिए यूरोप और अमेरिका में संघर्ष आदि की जानकारी भी हुई। जीवन का तरीका। देवकी याद करती हैं, जब वह छोटी थी उनके घर में उबले हुए अंडों के खोल में ही खाया जाता था और उसकी माँ दलिया पकाती थी और सबके कटोरे में डालकर मेज पर रख देती थी, जिसमें दूध और चीनी मिलाया जाता था। ये बात और घरों से अलग थी और घरों में अंडे को उस तरह नहीं खाया जाता था जैसे देवकी के यहाँ। नहीं, दलियों को दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता था। देवकी को याद है कि जब भी उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो उसकी माँ ने बताया, खाने का यह तरीका वस्तुतः उन दिनों से चला आ रहा है जब रियासत हुआ करती थी। पश्चिमीकरण। आप पहले अध्याय में हमारे पश्चिमीकरण और औपनिवेशिक अतीत के बारे में जान चुके हैं। ये भी जाना कि इसके प्रभाव से अनोखे व विरोधाभासी परिवर्तन आए।
एम एन श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश समाज के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिनमें विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है, जैसे जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति संपर्क में आए। इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों को उपसंस्कृति भी शामिल थी। उन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा, बल्कि इसका समर्थन एवं विस्तार भी किया। 19वीं सदी के अनेक समाज सुधारक भी इसी प्रकार के थे। पश्चिमीकरण के बारे में आपको ज्ञान होगा। आप देखें, क्या आप ऐसे भारतीयों के विषय में सोच सकते हैं जो अपनी पोशाक एवं अभिव्यक्ति परिपूर्ण पश्चिमी हो, परंतु उनमें प्रजातांत्रिक और समानता के मूल्यों की कोई छाप न हो, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के भाग हैं। हम आपको 2 उदाहरण दे रहे हैं। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण वास्तविक जीवन और फिल्मों में पाते हैं? हम अनेक ऐसे लोगों को देखते हैं जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट सजातीय एवं धार्मिक समुदायों के विषय में उनके विचार पूर्वाग्रही। एक परिवार जिसमें पश्चिमी संस्कृति के बाह्य स्वरूप को स्वीकार कर लिया है, जिसे उसके आवास के आंतरिक साज सज्जा में देखा जा सकता है, परंतु समाज महिलाओं की भूमिकाओं के विषय में उसके विचार अत्यंत संकीर्ण हैं। बालिका भ्रूण हत्या, महिलाओं पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आपको यह भी चर्चा करनी कि इस तरह का दोहरापन और विरोधाभास केवल भारतीयों में ही देखने को मिलता है या गैर पश्चिमी समाज में रह रहे लोगों में भी व्याप्त है। क्या यह उतना ही सच नहीं है कि पश्चिमी समाजों में भी प्रजाति एवं भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण विद्यमान है? अतः हम पाते हैं कि ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे या जिन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्व जैसे नए उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ तथा आम लोगों की आदतों और तौर तरीकों में परिवर्तन आते थे। हम पाते हैं कि पूरे देश में मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से के परिवारों में टेलीविजन, फ्रिज, सोफा सेट, खाने की मेज और उठने बैठने के कमरे में कुर्सी आदि आम बात है। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वे प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हों। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सभी औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी कर रहे थे। अगले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में आपको पता चलेगा कि रवि वर्मा जैसे कलाकार की शैली, प्रविधि और कलात्मक विषय की पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपराओं से निर्मित किया। इस बॉक्स में उस चित्र की चर्चा हुई है जिसमें रवि वर्मा ने केरल के देसी समुदाय के एक परिवार का चित्रण किया है। वो चित्र जिसमें एक ऐसा परिवार है जो आधुनिक पश्चिमी विशिष्ट पितृवंशी एकाकी परिवार लगता है, जिसमें माता पिता और बच्चे सम्मिलित हैं। विवेचना और उदाहरणों से पता चलता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर हुआ। इसके मूल में हमारा औपनिवेशिक काल में पश्चिम से परिचय था। आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद को एक प्रकार के सांस्कृतिक संघर्ष और मतभेद के रूप में भी देखा जाता है, जो कि पश्चिमीकरण का परिणाम है। इस कथन को पढ़ते हुए आप इस अंतराल को समझेंगे। क्या आपने देखिए, आप 1870 में रवि वर्मा को की जॉक के पलाट कृष्णा मेनन के परिवार का चित्रांकन करने के लिए अनुबंधित किया गया। यह एक परिवर्ती कार्य था जो परिवर्तन के स्तर से गुजरते समय का सूचक था। इसमें सपाट द्विआयामी शैली का मिश्रण है, साथ ही पुराने जमाने का जल मिश्रण, रंग एवं नई तकनीक दृष्टिकोणों का छायात्मकता। यह देखें आप, राजा रवि वर्मा की नवीन प्रविधियों की उपस्थिति मिलती है जो कि तैली चित्र के रूप में व्यक्त होती हैं। इनकी अन्य विशेषताएं हैं स्थानों के वितरण करने की प्रवृत्ति, जैसे उम्र और स्तरीकरण के अनुसार बैठे हुए व्यक्तियों की व्यवस्था। उससे 19वीं सदी के उस यूरोपीय चित्रों की याद आती है जिसमें बुजुर्ग परिवार दिखाए गए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि यह पेंटिंग मातृवंशी केरल के नायरों की है, जो कृष्णा मेनन की जाति थी। उस वक्त बनाई गई थी जब पितृ स्थानीय एकल परिवार से ज़्यादा परिचित भी नहीं थे। ये चित्र देख लें आप एक बार। इसे देखा या अनुभव किया है? आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या केवल पश्चिमीकरण ही पीढ़ियों के बीच होने वाले संघर्ष का कारण है? क्या यह संघर्ष आवश्यक बुराई है? श्रीवास के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण को भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इस तरह का सामान्यकरण अनुपयुक्त, जैसे कि केरल के थित्या जो किसी भी प्रकार उस जाति के नहीं है, के अध्ययन से पता लगता है
कि थित्थिया भी पश्चिमीकरण की इच्छा रखते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं। अभिजात थित्थियाओं ने तो ब्रिटिश संस्कृति को स्वीकार किया और एक ऐसी विश्वजनीन जीवन शैली की महत्वाकांक्षा जो जात व्यवस्था की आलोचना करती है। ठीक इसी प्रकार पश्चिमी शिक्षा से लगता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विभिन्न समूहों के लोग के लिए नवीन अवसर उत्पन्न होंगे। ये उदाहरण आप देख सकते हैं 2.5 बॉक्स में। प्रायः मध्य वर्ग में पश्चिमीकरण से आया पीढ़ियों का मतभेद अधिक जटिल होता है। देखें आप किस प्रकार से जो समानता देखने को मिलता है भारतीय संस्कृत और पश्चिम से आई हुई संस्कृत दोनों का। हालांकि वे मेरे अपनी ही मास मंजाल से हैं, लेकिन कभी कभी वे पूरी तरह से अपरिचित से लगते हैं। हमारे बीच में कुछ भी समान नहीं है, न तो उनके जैसा सोचने का तरीका, नहीं उनके जैसा पढ़ना ओढ़ना, नहीं बोलना चलना। वे नई पीढ़ी के हैं, मेरे सोचने का तरीका उनसे इतना अलग है कि हमारे बीच किसी भी प्रकार की पारस्परिकता का असंभव है। फिर भी मैं उनको अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें हर चीज़ देना चाहती हूँ जो चाहे, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी इच्छा है। रविन्द्रनाथ के वो शब्द मेरे हृदय में एक मार्मिक अनुभव देते। तुम्हारा समय है, अब मेरे अंत की शुरुआत है। मैं और मेरे बच्चे पल्लव, कल्लोल और किंगकिनी में कुछ भी समान नहीं है। पल्लव एक अलग देश में एकदम से अलग संस्कृति में रहता है। हम 12 साल की उम्र में मिथिला चादर पहनते रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी किंगिनी जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी पैंट और बैगी कमीज पहनती है, और कल्लोल को अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। जब मैं मीरा के भजन सुनना चाहती हूँ, कल्लोल और किंगनी व्हिटनी हस्टन के पॉप गीत सुनना पसंद करते हैं। कभी कभार जब मैं बरगीत की कुछ लाइनें गाने की कोशिश करती हूँ, कंगिनी अपने गिटार पर पश्चिमी धुन बजाना चाहती है। ये अनिमा दत्ता से उद्धृत है। 1999 एज डेज रोलान द वुमेन, ए कलेक्शन ऑफ असमी शॉर्ट स्टोरीज, डायमंड जुबली वैल्यूम, गुवाहाटी स्पर्टन पब्लिकेशंस। इसका दूसरा भाग और शेष हिस्सा हम अगले अंक में